Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope you are all really fine and enjoying your good health. बेटा हम लोगों ने कल फर्स्ट डे कंप्लीट किया और फर्स्ट डे के अंदर मैं आपको ज़रा थोड़ा सा सिर्फ बताता चलूँ ताकि हम जो है वो मेमोराइज़ कर लें चीज़ों को। मैंने कल आप लोगों को पेपर पैटर्न से मुतल्लिक बताया। कल के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पेपर पैटर्न डिस्कस किया। इसके अलावा हम लोगों ने कल ये पढ़ा कि जनाब हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे है, इसके ऊपर हमने बात की। हमने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात की कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाएगा और कि क्या क्या प्रोसीजर है जिसको हमने अपने माइंड में रख के चलना है। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हम लोगों ने बाकायदा अपने बेसिक ग्रामर के सेक्शन को स्टार्ट किया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बेसिक ग्रामर के बिना आपका लेक्चर हो ही नहीं सकता। आप अगर बेसिक ग्रामर के ऊपर आपको अबूर नहीं है तो आप अपने इस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपको लिखना आना चाहिए। याद है मैंने बोला था कि आपकी एक चीज़ की 50% इसके साथ साथ तैयारी होती रहेगी। क्या आपको याद है वो कौन सी चीज़ थी मैंने कल बोला था? जी, किसी को याद हो? जी हाँ, दैट वाज आइल्स। मैंने कहा था ये जो आइल्स है इसकी भी 50% तैयारी आपकी हो जाएगी। आपको तमाम बेसिक चीज़ों के बारे में बता दिया जाएगा। अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा माहिर बनते हो। तो हमने पेपर पैटर्न को डिस्कस करने के बाद, हाउ टू स्टडी को डिस्कस करने के बाद, टाइम मैनेजमेंट को डिस्कस करने के बाद हम सबसे पहले राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था हमने कि राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना या राइटिंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ के अंदर क्या होती है, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ये जो स्टार्ट किया था वो था दो चीज़ें, दैट वाज सेंटेंस वर्सेस फ्रेज। ये हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। यानी हमारे कल के जो दो सेशंस थे वो इन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल थे जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे। तो जनाब ये बेसिक ग्रामर का सेक्शन आज भी चलता रहेगा। याद रखें कि जब तक बेसिक ग्रामर आपकी इम्प्रूव नहीं होगी, आप इसके अंदर माहिर नहीं होंगे, यू कैन नॉट इवन थिंक कि आप पास कर जाओगे। क्योंकि पास करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी तैयारी अच्छी हो, और अच्छी तैयारी के लिए इंग्लिश का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चले आज हम डे 2 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज डे 2 अपने दामन में क्या क्या रखे हुए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर मैं दोबारा सेंटेंसेस की तरफ आऊँगा, लेकिन इन चीज़ों को ज़रा समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए बड़े ध्यान से ज़रा इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा जो मैं आपके सामने अब बताने जा रहा हूँ और लिखने जा रहा हूँ। जी अच्छा, पहली बात तो ये समझ ले बेटा कि सब्जेक्ट क्या होता है। बड़े आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड कर पाएँ, समझ पाएँ सब्जेक्ट क्या है। अच्छा, इसके बारे में ना पहली बात जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो सब्जेक्ट होता है ना उसे हम कहते हैं जनाब किंग ऑफ द सेंटेंस। नज़र आ रहा है सही आपको? मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, कलर ही चेंज करता हूँ। किंग ऑफ द सेंटेंस, इसे हम सेंटेंस का बादशाह कहते हैं। ठीक है, ये आपके सेंटेंस का बादशाह होता है सब्जेक्ट। ठीक है, अब यानी एक सेंटेंस के कंप्लीट होने में सब्जेक्ट का बहुत बड़ा किरदार होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ, सिर्फ अपने माइंड में रख लीजिएगा। वो ये वाली बात है कि बेटा अगर एक सेंटेंस के स्टार्ट में यानी फर्स्ट वर्ड जो है या स्टार्ट जो है नाउन वो अगर सब्जेक्ट होता है तो आपने याद रखना है कि उस सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बन ही नहीं सकता। याद रखें कि सेंटेंसेस दो तरह के बेसिकली होते हैं जो जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। देखिए, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता वर्ब के बिना, और अगर वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगा है तो हम कहेंगे कि ये भी क्या है? सेंटेंस है। ये भी क्या है? सेंटेंस है। और अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा है, ठीक है, हम कहेंगे ये भी क्या है? सेंटेंस है। यानी क्या है, एक बात जरा बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस के अंदर SVO का एक सेक्शन फॉलो किया जाता है। यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट,
इसके अंदर एसवीओ के अंदर अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो सेंटेंस फिर भी बाकी रहेगा, बचा रहेगा, बना रहेगा। ये बात आपने याद रखनी है। यानी एक सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट लाजमी लगा हुआ हो। अच्छा, अगर सब्जेक्ट नहीं लगा तो ये बात याद रखें कि एक सेंटेंस के बने रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो। यानी या तो सब्जेक्ट लगाओ या तो ऑब्जेक्ट लगाओ, लगा लाजमी होना चाहिए। अगर ये भी लगा है तो हम कहेंगे कि ये भी क्या है, सेंटेंस है। ये आगे जब मैं आपको बताऊंगा ना एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है, तो उसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी बात की। लेकिन अभी एक बात याद रखें कि सेंटेंस के अंदर एक चीज़ का होना मस्ट होता है जिसे हम कहते हैं वर्ब। अगर वर्ब नहीं होगा, ये बात याद रखें, अगर वर्ब नहीं होगा तो इसका मतलब है कि सेंटेंस ही नहीं होगा। और वर्ब के साथ पहले ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट में से एक चीज़ का होना लाजमी है, या तो ऑब्जेक्ट हो या तो सब्जेक्ट हो। ये बात पहले इतनी सी समझ लें, इतनी सी अंडरस्टैंड कर लें आप। अच्छा, अब मैं ज़रा बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ और इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और वो बात क्या है जनाब कि मैं वापस इस बात की तरफ आऊँगा कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में एक वर्ड आपने अपने माइंड में रखना है, वो आपने याद रखना है एक वर्ड। एक मिनट प्लीज़ रुकिएगा। जी, वापस मैं अपनी बात की तरफ आता हूं कि आपने ना सब्जेक्ट के बारे में एक बात याद रखनी है, और वो बात क्या है कि जनाब जो सब्जेक्ट होता है वो मेन टास्क परफॉर्मर होता है। मेन टास्क परफॉर्मर का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिव टास्क परफॉर्मर। जो सेंटेंस होता है ये मेन टास्क परफॉर्मर या एक्टिव टास्क परफॉर्मर होता है। यानी अगर वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगा है, आप उसे नहीं लगाओगे तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट एक सेंटेंस का किंग मेकर है। अगर आप इस सब्जेक्ट को यूज़ नहीं करते तो वो सेंटेंस नहीं बनता। जब हम इस SVO फॉर्मूला को यूज़ कर रहे होते हैं तो इस SVO फॉर्मूला के अंदर सब्जेक्ट का होना मस्ट है। ऑब्जेक्ट हो या ना हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह सेंटेंस के बनने में हम OVS का फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका होना मस्ट होता है, फिर सब्जेक्ट हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात याद रखें कि SVO फॉर्मूला, जैसे SVO क्या है, अली ईट्स व्हाट, फूड। इसके अंदर अगर मैं इस लफ्ज़, इस वर्ड अली को रिमूव कर देता हूं, अगर मैं नहीं लिखता तो मुझे बताएं ईट्स फूड, क्या समझ आएगी बात की? आपको नहीं आ रही समझ? ईट्स फूड, क्या ईट्स फूड, कौन ईट्स फूड, ठीक है। तो मैं इसके लिए अली मेरे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर अली मेरे पास होगा तो इसका मतलब है कि ये बात तो समझ आ रही है जनाब, दिस इज समथिंग। अगर मैं यहां से अब बात को ज़रा आगे लेके चलते हैं, मैं फूड को हटा भी दूं तो क्या ये सेंटेंस बन जाएगा? मुझे बताएं। अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये बात है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसिस कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी है। फूड अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे बताएं अली ईट्स, तो सेंटेंस बन जाएगा जी हाँ अली खाता है। क्या खाता है ये तो मज़ीद एक्सप्लेनेशन है। बात समझ आ रही है, अली खाता है, अली की एक एक्टिविटी समझ आ रही है कि अली खाता है। इसी तरह मैं कहता हूँ, यहाँ पर आ जाएं, इधर मैं लिखता हूँ फूड, लिखता हूँ इज़, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब लगा दिया, और ईटन मैं लिख देता हूं बाय अली। अब मुझे ज़रा बड़े ध्यान से सोच समझ के बताइएगा, ज़रा बड़े ध्यान से सोचिएगा, अगर मैं इस सेंटेंस में इस फूड को निकाल दूं, तो जनाब क्या सेंटेंस बन जाएगा? इज ईटन बाय अली, अली की तरफ से खाया जाता है। क्या खाया जाता है? अब सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट किसने करना है? इस ऑब्जेक्ट ने कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्ट मैं भी आपको और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी बस आप ये बात याद रखिए, ऑब्जेक्ट क्या किसी चीज को कहते हैं। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कोई नाउन ही होगा,
हमेशा। अब नाउन क्या है वो भी आपको आगे बताऊंगा, अभी बस जो मेन चीज सब्जेक्ट है वो समझ लें। तो सब्जेक्ट के बारे में भी बात याद रखें कि जब हम SVO फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट का होना मस्ट है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो। अच्छा, हम इसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्लियर, ये बात समझ आ गई। अच्छा, कुछ बातें अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे अब जरा बड़े ध्यान से बताइएगा। मैं कहता हूं जी कि सर रेहान इज टीचिंग, इसमें सर रेहान क्या है जी? आप यकीनन बता रहे हैं। और इसमें सब्जेक्ट है जनाब क्या? सर रेहान। ठीक है। अच्छा, बात को और थोड़ा आगे लेके चलते हैं। मैं कहता हूं जनाब वी आर गोइंग टू द पार्टी। अब मुझे आप बताएं सब्जेक्ट कौन सा है? वेरी गुड, इसमें क्या है? वी सब्जेक्ट है। इसी तरह आई एम वेटिंग फॉर यू, इसमें आई क्या है? आप कहेंगे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह कुछ एक्सरसाइज लाजमी आपने साथ करनी है ताकि सब्जेक्ट का जो सेक्शन है वो अच्छे तरीके से आपका कवर हो जाए और ये आपको फिर प्रॉब्लम ना रहे इसको अच्छे अंदाज से समझने और अंडरस्टैंड करने में। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात को ज़रा नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जाना चाहूँगा और वो नेक्स्ट लेवल हमारे पास है जनाब, उसको हम कहेंगे वो क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं पहले ऑब्जेक्ट की तरफ ही आऊँगा। ऑब्जेक्ट के बारे में एक बात तो आप याद रखें कि ऑन विच सब्जेक्ट परफॉर्म्स अ टास्क, जिस पर सब्जेक्ट टास्क परफॉर्म कर रहा होता है हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को उर्दू में अगर हम करें तो क्या मतलब होता है? कोई चीज, कोई शय, कोई चीज, कोई शय, हम उसी को ऑब्जेक्ट नाम बोलते हैं। अब जरा यहां पे अगर हम सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और मैं कहता हूं जी जरा मुझे बताएं, मैं कहता हूं सर वेयर इज माई पेन, सर वेयर इज माई पेन। अब मुझे ज़रा बताइएगा बड़े ध्यान से, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है या नहीं? पहली बात तो ये समझें, जो परफॉर्म कर रहा होगा टास्क। मैं एक और सा सेंटेंस लिखता हूं, मैं कहता हूं जी बॉयज आर वेटिंग फॉर द टीचर। अच्छा, इसके साथ मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, मैं कहता हूं आई एम राइटिंग आ बुक। अब मुझे ज़रा बड़े ध्यान से सोच समझ के बताइएगा कि पहले वाले में सब्जेक्ट कौन सा? मैंने कहा था ऑन विच सब्जेक्ट परफॉर्म्स अ टास्क, परफॉर्म्स अ टास्क, जिस पर सब्जेक्ट टास्क परफॉर्म करता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं कहता हूँ जी सर वेयर इज माई पेन। तो यहाँ पर तो पेन के बारे में पूछने वाला तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। इसमें इसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो वो यहाँ पे इसलिए नहीं आएगी क्योंकि सब्जेक्ट के लिए हमारे पास में क्या जी किंग मेकर होता है और वो परफॉर्म करता है किसी चीज़ पर कोई टास्क, इसलिए हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है। तो इसमें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रूल नहीं है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ज़रा यहाँ पे समझें, बॉयज़ आर वेटिंग फॉर द टीचर। अच्छा, बॉयज़ यहाँ पर क्या है? लड़के इंतज़ार कर रहे हैं किसका? टीचर का, जिस पर टास्क परफॉर्म कर, इंतज़ार परफॉर्म कर रहे हैं किस पर? टीचर पर। तो यहाँ पे बॉयज़ क्या है? सब्जेक्ट है और टीचर क्या है? ऑब्जेक्ट। टीचर क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पर आते हैं, आई एम राइटिंग अ बुक। आई कौन है? राइट कर रहा है, राइट कर रहा है कौन? आई, यानी किंग मेकर, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। अच्छा, ये क्या कर रहा है जनाब? ये क्या कर रहा है? एक बुक को राइट कर रहा है। तो यहां पे बुक क्या होगा? ये कहलाएगा एक ऑब्जेक्ट। अच्छा,
अब जरा बड़े ध्यान से एक बात को समझ लीजिएगा यहाँ पे ही, ताकि मैं यहाँ पे बात को क्लियर करता चलूँ, आपकी नज़रों में या आपके माइंड में कोई उबहाम न रहे। अबहाम ही कहते हैं, उबहाम कहते हैं, खैर जो भी कहते हैं, कहते तो हैं ही। तो जनाब अब ज़रा ऑब्जेक्ट के बारे में एक बात और समझ लें, वो ये वाली बात है कि ऑब्जेक्ट की दो टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स। एक टाइप को हम नाम देते हैं, एक टाइप को हम नाम देते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरी टाइप को नाम देते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब जरा मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जरा बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट का समझ आ गया ना कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो फिर ये बात भी बड़े ध्यान से समझ आ जाएगी आपको, आप अच्छे अंदाज से इसको समझ पाएंगे। मैं कहता हूँ माई फादर बॉट मी a bicycle. My father bought me a bicycle. अब यहाँ पे बड़े ध्यान से ज़रा समझिएगा, यहाँ पे माई फादर के बारे में मुझे बताएं कि माई फादर क्या है। आप कहेंगे कि चूँकि मेन टास्क परफॉर्मर है सर, इसके बगैर सेंटेंस ही नहीं बन रहा। बॉट मी अ बाईसाइकिल, मेरे लिए बाईसाइकिल खरीदी, क्या, किसने, कौन, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो माई फादर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। वालिद साहब ने खरीदा, खरीदा, तो जनाब जो खरीदा है, क्या खरीदा, सवाल पैदा होता है। दो सवाल पूछे जाने चाहिए, एक व्हाट और एक whom, हु या whom, किसके लिए, ठीक है। ये whom के सेंस में आता होता है। हमेशा याद रखें कि जब भी आपने एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को फाइंड करना होगा तो आपने वर्ब से दो क्वेश्चंस करने हैं, क्या या कौन या किसने, ठीक है। अब माई जो सब्जेक्ट है माई फादर वो तो हो गया। अब बॉट से आपने पूछना है क्या, बॉट से पूछना है क्या, मेरे वालिद ने खरीदा, क्या खरीदा, तो जनाब खरीदा एक बाईसाइकिल, यही है ना, वालिद साहब ने बाईसाइकिल को खरीदा। अच्छा, किसके लिए खरीदा, होम, किसके लिए, मी, मेरे लिए, ठीक है। अब ये हु या होम का आंसर है। तो जब भी आप मेन वर्ब से, एक्टिविटी से सवाल दो करें, व्हाट या हु या होम, तो इनमें से किसी एक का आंसर भी अगर मिल जाए तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट है। यहां पे दोनों का आंसर मिल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे वालिद ने खरीदा, मुझे या बाईसाइकिल को, किसे खरीदा, जाहिर सी बात है बाईसाइकिल को खरीदा, मुझे खरीदा थोड़ी, मैं तो जो है वो बड़ी दुआओं से आया ना उनके पास। तो वालिद साहब ने खरीदा बाईसाइकिल को, तो ये डायरेक्ट बॉट का आंसर है आ बाईसाइकिल। सो ये क्या है, डायरेक्ट आंसर दे रहा है मेन वर्ब का, इसलिए हम कहते हैं कि ये कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि उसके बाद दूसरा कौन, हु या होम का जो आंसर दे रहा है वो मी है, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ये मेन ऑब्जेक्ट के बाद इसका नाम आने वाला है, क्योंकि ये मेन ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये मैं क्यों बात बोल रहा हूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों आपके सामने बोला, कि आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि जब भी एक सेंटेंस में आपने वर्ब को तलाश कर लिया, अभी इसके बाद वर्ब भी बताने जा रहा हूं, तलाश कर लिया, तो आपने उसके बाद हो सकता है दो ऑब्जेक्ट लगे हों, दो ऑब्जेक्ट लगे हों, तो जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसी मेन ऑब्जेक्ट को हम आगे फर्दर यूज करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, वो आगे आएगा जब मैं आपको पैसिव वॉइस वगैरह वाले के बारे में थोड़ा सा एक हिंट इंशाल्लाह प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो इसको आपने जरा अपने माइंड में रखना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई मसला हुआ तो यकीनन आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। अब ज़रा हम ऑब्जेक्ट के बाद अगली चीज़ की तरफ आ रहे हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल जनाब वर्ब। अब ज़रा वर्ब के बारे में बड़े ध्यान से सुनिएगा। वर्ब का मतलब होता है जनाब एक्शन या एक्टिविटी, एक तो मतलब ये होगा,
और इसका एक मतलब होता है जनाब एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ की मौजूदगी, जिसे आप प्रेजेंस का नाम भी देते हैं। और इसी तरह पोजेशन, एग्जिस्टेंस, या इसके साथ हम दूसरा भी साथ लिख देते हैं ताकि आपकी आसानी के लिए आ जाए, या प्रेजेंस, और इसी तरह पोजेशन। ठीक है, मलकियत के लिए भी आप इसे यूज़ किया करते हैं वर्ब को। ठीक है, एक्शन या एक्टिविटी या एग्जिस्टेंस या पोजेशन, हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड वर्ब। अब मिसाल के तौर मैं कहता हूँ जी आई एम गोइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी एक्टिविटी यहाँ पर क्या है, जाना, गोइंग, तो गोइंग यहाँ पे क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। ठीक है, अच्छा इस वर्ब को और अच्छे अंदाज से आप समझ सकते हैं अगर एक और लफ्ज़ आप अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें, क्योंकि वो आगे मैंने और तफसील से बताना है, लेकिन अभी आप समझ लें। उसे कहते हैं जनाब नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन हम कहते हैं एनीथिंग विजिबल और इनविजिबल। एनीथिंग विजिबल और इनविजिबल इज कॉल्ड नाउन। कोई भी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही लेकिन उसका कोई नाम होना चाहिए, हम कहते हैं वो क्या है, नाउन है। यानी आप यहाँ से ये बात इतनी सी समझ लें, बस अंडरस्टैंड कर लें कि जो नाउन है ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ नॉमन से निकला और इसका मतलब होता है नेम। सवाल पैदा होता है कौन सा नेम, जनाब एनी नेम, चाहे वो हमें नज़र आए ना नज़र आए लेकिन उसका कोई नाम होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं नाउन। यानी नाउन क्या है, नाम है, कोई भी नाम। अब मुझे ज़रा बड़े ध्यान से बताइएगा, बेटे ये मेरे पास क्या है, मुझे आपने इंग्लिश की ज़ुबान में बताना है। पेन को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब मैं इस पेन से क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने कुछ ड्रॉ किया। ठीक है, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ पेन से, जो क्या है, ड्राइंग। तो चीज़ें नाउन होती हैं और जो टास्क या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं हम उन्हें कहते हैं दे आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है, अब मैं कहता हूँ दिस इज अ पेन, ये नाउन की एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है, प्रेजेंस के बारे में बता रहा है। कौन सा वर्ड, इज, है किसी चीज की मौजूदगी के बारे में बता रहा है ना, इज, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये भी एक वर्ब है लेकिन मेन वर्ब एक्शन या एक्टिविटी वाला नहीं है। अब जरा इसी बात को अपने जहनों में रखते हुए ज़रा बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा बेटा, कि अब आपको अगर ये वाली बात समझ आ गई है ना, तो ये बार बार अगर नहीं समझ आई तो दोबारा मेरी इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा वापस जाके, ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें। अब ज़रा वर्ब के बारे में समझ लें, मैं दोबारा बात की तरफ आ रहा हूँ। याद रखें कि वर्ब की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और एक टाइप जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब, ठीक है। मैं कहता हूं जी दिस इज माई हैंड, ये प्रेजेंस है, एग्जिस्टेंस है मेरे हैंड की। आई हैव अ पेन, ये पोजेशन है, पोजेशन है एक सब्जेक्ट की यानी कि मेरी। ठीक है, तो जो चीज एग्जिस्टेंस या पोजेशन को शो करती है हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। और वो कौन कौन सी होती हैं, इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह वॉज, वर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह हैज़, हैव, हैड हो सकता है, विल भी हो सकता है, शैल भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब, और भी बहुत से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। यानी मैंने आपको बस एक हिंट दे दिया कि हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं। इसी तरह मेन वर्ब, एक्शन वर्ब क्या होता है, मैं कहता हूँ जी ईटिंग, ठीक है, गोइंग, इसी तरह स्विमिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो टीचिंग, ठीक है, पढ़ रहे हैं तो रीडिंग, ठीक है,
सबक सुनाना है, सेइंग द लेसन होता है, तो सेइंग बोलना, कहना, सुनाना, ये सारे वर्ड, यानी अब मैं सबक सुना रहा हूँ तो आई एम सेइंग द लेसन, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो बात जनाब यहाँ पर ये कवर हुई कि वर्ब असल में क्या है। इसका मतलब होता है एक्टिविटी, एक्शन, एग्जिस्टेंस या पोजेशन। तो वर्ब चीज़ें नाउन होती हैं और चीज़ें जो एक्टिविटी या एक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं या उनकी एग्जिस्टेंस पे जो बात हो रही होती है, हम कहते हैं दे आर कॉल्ड वर्ब, ठीक है। आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्या इसकी बात समझ आ गई है? इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको कोई और डाउट नहीं होगा इंशाल्लाह। अब हम लोग अपनी बात को थोड़ा आगे, गेम को थोड़ा आगे लेके चलेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को जानने के बाद अब ज़रा मेन बात है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। बेटा ये बड़े ध्यान से अब समझिएगा, क्योंकि ये जो बात मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, इस बात को समझना आपकी इंग्लिश के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैं इतना वर्ड बहुत 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 बोला, इसका मतलब है इम्पॉर्टेंट तो होगा, ज़रूरी तो होगा। तो सेंटेंसेस के बारे में आपने एक बात याद रखनी है। पहली बात कि हम जो बोल रहे हैं इस वक्त, ये क्या सेंटेंस ही तो है। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। मैं आपको सुन रहा हूँ, ये एक सेंटेंस है। तो सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस असल में अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो हमें कोई सेंस दे रहा होता है। हमने पीछे इस बारे में पढ़ा। और जो सेंस नहीं दे रहा होता उसे कहते हैं जी, फ्रेज कहते हैं। बस यही सी बात है। तो सेंटेंस और फ्रेज ये हमने पढ़ा। अब सेंटेंसेस की टाइप्स क्या है? पहले तो बात ये समझ लें कि हम जो भी बोल रहे होते हैं ये सेंटेंस ही है, ठीक है। तो दुनिया में कितने जुमले बोले जाते होंगे, कोई आइडिया? करोड़ों, अरबों, खरबों जुमले बोले जाते होंगे। अब आपकी आसानी के लिए बात बता दूं, आपको खुश करने के लिए बात बता दूं कि ये जो करोड़ों, अरबों, खरबों जुमले होते हैं ना, ये सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के, सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स के, कोई तीसरी टाइप नहीं है इसकी। ये बात जरा समझ लें। वो दो टाइप्स कौन सी हैं? आइए मैं आपको समझाता हूँ। एक होती है, एक टाइप जिसे आप कहते हैं नॉन एक्टिविटी। सेंटेंसेस की एक टाइप जिसे कहते हैं नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस, और एक होते हैं जिसे आप नाम देते हैं एक्टिविटी सेंटेंसेस। एक्टिविटी सेंटेंसेस या एक्शन सेंटेंसेस। वर्ब की टाइप याद है ना? वही, एक जिसके अंदर एक्टिविटी या एक्शन होगा और एक जिसमें एक्टिविटी या एक्शन नहीं होगा। अब ये बात माइंड में रख लीजिए कि दुनिया में बोले जाने वाले अरबों खरबों जुमले सिर्फ दो कैटेगरीज पर रिलाय करते हैं। एक जिसे हम कहते हैं नॉन एक्टिविटी और एक जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी या एक्शन। तो जनाब यहां पे बात खत्म हो जाती है कि सिर्फ दो किस्म के जुमले हैं, कोई तीसरी किस्म है ही नहीं है। अब पहले हम आते हैं अपने इस सेक्शन की तरफ, इसकी बात करते हैं। दीवार खींच देते हैं जी दोनों में, दोनों को सेपरेट कर देते हैं अभी, और अब बात करते हैं नॉन एक्टिविटी की तरफ। अब मुझे जरा बताइए, ज़माने कितने हैं? ज़माने क्या होता है? एक वो जो गुजर गया, एक वो जो है, और एक वो जो आएगा। सिंपल सी बात है ना। तो वो जो गुजर गया उसको हम कहते हैं दैट इज पास्ट। उसके बाद जो है मौजूदा हम कहते हैं क्या है? प्रेजेंट। और जो आएगा हम उसके बारे में कहते हैं वो क्या है? फ्यूचर है। क्या है जी? फ्यूचर है। सिंपल सी बात है। जो गुजर गया वो पास्ट है, जो है वो प्रेजेंट है, और जो आएगा वो फ्यूचर है। ठीक है। तो जनाब यहां पे ये बात समझ लें कि जो चीजें आपके पास कभी थी वो पास्ट हो गई, जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जो होंगी वो फ्यूचर है। तो याद रखें कि नॉन एक्टिविटी, जिसमें एक्टिविटी नहीं होती, उसमें हम लोग तीन ज़माने इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नॉन एक्टिविटी क्या? अच्छा, एक्शन और एक्टिविटी तो आ गया। मैंने वर्ब की आगे और टाइप्स भी तो, यानी आगे आपको लिख के बताया था कल, वो क्या है वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस के अंदर याद रखें वर्ब तो आना ही आना है, लेकिन कौन सा वर्ब आएगा? वो वर्ब जिसकी एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस भी जिसे हम बोलते हैं,
और फिर उसके बाद पोजेशन, एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस, पोजेशन, ठीक है, उनके बारे में बात की जाती है बस। जैसे मैं कहता हूँ जी मेरा नाम रेहान है, आई एम रेहान सर्वर, ठीक है, तो मैं मौजूद हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में एक बात कर दी, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंस, ये भी वही बात आ गई। तो अब मैं कहता हूँ जी कि वो एक लाइट है, वो एक लाइट है, देयर इज अ लाइट, देयर इज अ लाइट। तो ये क्या है, ये किसी चीज़ की मौजूदगी के बारे में एक चीज़ बता रही है, प्रेजेंस के बारे में बता रही है। तो वर्ब की वो टाइप जहाँ पे एक्शन या एक्टिविटी ना हो, हम कहते हैं कि वो क्या है, वो नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस होते हैं। नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पे एक्शन या एक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस में देखो, नॉन एक्टिविटी जहाँ एक्टिविटी नहीं हो रही। मैं कहता हूँ जी कि मैं खाना खा रहा हूँ, अब मैं खाना खा रहा हूँ, ये एक मेरी एक्टिविटी है, ये मेरी क्या है, एक्टिविटी है। मैं कहता हूँ जी कि मैं हूँ, मैं हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे बताएं, यहाँ पे कोई एक्टिविटी है नहीं है, मैं हूँ, मैं हूँ, ठीक है, मेरी मौजूदगी है, मेरी मौजूदगी एग्जिस्टेंस है, बस इतनी सी बात हो रही है। तो याद रखें कि जुमलों की दो इकसाम होती हैं, एक वो जिसके अंदर एक्शन या एक्टिविटी होगा और एक वो जिसके अंदर एक्शन या एक्टिविटी नहीं होगा। तो जिसमें एक्शन और एक्टिविटी नहीं होगा हम उसे कहते हैं दे आर नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस। और जो नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस होते हैं उनकी तीन जमानों में डिवाइड होते हैं। जाहिर सी बात है जमाने ही तीन है, कोई चौथा अभी तक इजाद नहीं हुआ, कोई नवा इकबाल नहीं आया जिन्हें कोई चौथा जमाना लिया हुआ है। इसलिए तीन जमाने ही हैं, बस इसी के ऊपर ही रहता है। एक है जो गुजर गया, एक है जो है, और एक है वो जो आएगा। तो जनाब जो गुजर गया, जो गुजर गया उसके लिए क्या, जो है उसके लिए क्या, जो फ्यूचर है उसके लिए क्या। तो याद रखिए कि जितने भी नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस होते हैं कितने होंगे, करोड़ों जुमले होंगे, करोड़ों जुमले होंगे नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस के। और याद रखें कि उनके अंदर जो पास्ट वाले नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस हैं वो कितने होंगे सर, वो भी लाखों लाखों होंगे सर। वो था, वो वहाँ था, वो रखता था, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो याद रखिए, अब मैं बड़े ही अहम बात बताने जा रहा हूँ, खुश करने वाली आपको, कि दुनिया जहां के लाखों नॉन एक्टिविटी पास्ट के सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, और वो हेल्पिंग वर्ब है जनाब वॉज, वर और हैड। बस दुनिया जहां के लाखों नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस पास्ट के, उनमें सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब आएगा जो आपको नजर आ रहा है, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब। मैं वहां था, आई वॉज देयर, यानी देखें जब वॉज आ गया इसका मतलब है पास्ट, और यहां पे कोई एक्टिविटी एक्शन है नहीं, तो इसका मतलब ये पास्ट नॉन एक्टिविटी सेंटेंस, पास्ट नॉन एक्टिविटी सेंटेंस। क्लियर। इसी तरह प्रेजेंट, दुनिया जहां के प्रेजेंट के करोड़ों नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस, उनमें सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है जिसका नाम है इज, एम, आर, हैज और हैव। बस करोड़ों जुमले होंगे इसके, करोड़ों जुमले, लाखों करोड़ों जुमले होंगे प्रेजेंट के। मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा, मैं क्या हूं, क्या हूं, क्या कर रहा हूं, तो करना एक्टिविटी होगी इसलिए वो नहीं, मैं कहां हूं, ठीक है, वो वहां है। बहुत से जुमले, ये एलईडी है, इस किस्म की बात। तो दुनिया जहां के करोड़ों लाखों करोड़ों नॉन एक्टिविटी वाले प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब आगे बात करते हैं दुनिया जहां के करोड़ों फ्यूचर के, करोड़ों लाखों होंगे, हजारों होंगे, हजारों फ्यूचर के नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें हम सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, विल बी, शैल बी, ठीक है, इसके साथ विल हैव भी यूज करते हैं और शैल हैव भी यूज कर देते हैं। विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव और बस। यानी नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस का अगर मैं इन हेल्पिंग वर्ब्स को माइंड में रखते हुए अगर एक और नाम रखना चाहूं तो जनाब ये गलत तो नहीं होगा अगर मैं इसका नाम रख दूं, जनाब इधर आ जाते हैं,
हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस। तो ये गलत तो नहीं ना होगा मैं अगर इसका नाम नॉट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस लिख दूँ तो? जी हाँ, कोई मसला ही नहीं है, इसको रखा जा सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस भी कहा जाता है नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस को। क्लियर? तो जनाब याद रखिए कि इनमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। अब कोई भी जुमला आप सोच लें, मैं कहता हूँ जी कि मैं वहां था, इनको करने का तरीका बताने जा रहा हूं। मैं वहां था, तो क्या करना होगा? सिंपल सी बात, इनको करना बड़ा ही आसान होता है। क्या? हर एक वर्ड की इंग्लिश कर दो। अब यहाँ पे मुझे ज़रा बताइए, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। वहाँ की इंग्लिश क्या होती है? देयर। आई के साथ वाज आता है, वर आता है, वाज आता है, वॉज। इसको सीधा कर दो, आई देयर वॉज देयर आई। क्या आएगा? सीधा करके ये होगा, वो होगा आई वॉज देयर। मैं वहाँ था, आई वॉज देयर, आई वॉज देयर। इसी तरह आगे बात बताता हूँ। बच्चे खिलौना रखेंगे, बच्चे खिलौना रखेंगे। अब ज़रा मुझे ज़रा बड़े ध्यान से ज़रा बताइएगा, बच्चे की इंग्लिश, खिलौना की इंग्लिश, रखें की इंग्लिश, रखेंगे उसकी इंग्लिश। इसी तरह अब मैं इसको ज़रा करने जा रहा हूँ। बच्चे की इंग्लिश क्या होती है? चिल्ड्रन। खिलौना क्या होता है? टॉयज़। ज़्यादा है ना, खिलौने, खिलौना, टॉयज़। रखेंगे, गे आ गया, गे आने वाला, आने वाला। तो रखेंगे ये क्या है? पोजेशन में बात आ रही है, पोजेशन में, मलकियत में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या, बच्चों के साथ विल हैव आता है कि शैल हैव? जनाब आई और वी के साथ शैल हैव बस आता है, बाकी सबके साथ विल हैव आएगा। तो मैं क्या करूँगा? विल हैव लिख दूँगा। अब इसको ज़रा तरतीब से लिख दो। चिल्ड्रन ट्वाइस विल हैव, चिल्ड्रन विल हैव ट्वाइस। जी हाँ, तो सही क्या होगा? चिल्ड्रन विल हैव ट्वाइस। तो ये नॉन एक्टिविटी। अच्छा, इसी तरह बहुत से, जैसे मैं कहता हूँ जी कि एक और जुमला यहाँ पे कर ही देते हैं जनाब। मैं कहता हूँ कि मैं एक क्लासरूम रखता हूँ, मैं एक क्लासरूम रखता हूँ। सेम रूल फॉलो करें, मैं की इंग्लिश, एक की इंग्लिश, क्लासरूम रखता हूँ। अब मैं की इंग्लिश क्या होती है ज़रा मुझे बताएं? आई, एक, आ। क्लासरूम की इंग्लिश क्या होती है? क्लासरूम। रखता हूँ, आई के साथ हैज़ आता है, हैव आता है, हैव आता है। वेरी गुड। अगर मैं तो मैं क्लासरूम रखता था, तो क्या था? पास्ट। पास्ट में पोजेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? हैड यूज़ करते हैं। अच्छा, आई आ क्लासरूम हैव, आई आ क्लासरूम हैव नहीं, सीधा करें इसको, आई हैव आ क्लासरूम। तो ये सही क्या होगा? ये जनाब सही होगा आई हैव आ क्लासरूम। ठीक है, अब ज़रा बातों को मैं थोड़ा और आपके लिए बड़ा सा आसान कर दूं ज़रा। जो होता है ना हैड, हैज़, हैव और इसी तरह विल हैव, शैल हैव, दुनिया जहाँ के नॉन एक्टिविटी पोजेशन यानी मलकियत के जो जुमले होते हैं उनमें हम ये वाले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। वो लाखों करोड़ों होंगे, रखता था, रखती थी, मेरे पास है, मेरे पास था, मेरे पास होगा, ये सारे, उनमें हम हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, बस ये यूज़ करते हैं। अब अगली बात कि दुनिया जहाँ के बाकी एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जितने भी हैं उनमें सिर्फ ये वाले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो बात क्या है कि दुनिया जहां के नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस उनके अंदर हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। और नॉन एक्टिविटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके अंदर एक्टिविटी एक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिंपल सी बात है, सिंपल सा रूल है। ठीक है, अच्छा, अब जब हम इसको कवर करते हैं तो ये मैं आपको अगली बात बताऊं जो कि आपको वाकई बहुत ज़्यादा खुश कर देने वाली है। वो ये कि अगर आपको नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस बनाना आ गए, सिर्फ ये नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस ये बनाना आ गए, तो भाइयों और बहनों ये बात याद रखें
कि आपको 28% दुनिया जहाँ में बोले जाने वाली 100% इंग्लिश का 28% इंग्लिश आ चुकी है। 28% इंग्लिश आ चुकी है। अब सवाल तो ये पैदा होता है क्या वाकई आ चुकी है? सवाल ये है क्या वाकई आ चुकी है? तो उसका जवाब तलाश करने के लिए फिर आपके पास टेस्ट आ रहा है नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस से लेकर। और ये टेस्ट को जानबूझ के मैंने ऐसा बनाया हुआ है कि इनके अंदर कुछ गलतियां होंगी। आप मुझे पॉइंट आउट करें व्हाट्सएप के अंदर, मुझे बताएं कि जी हाँ ये मिस्टेक्स हैं। यहाँ वाले बच्चे तो मुझे इधर बता सकते हैं बाद में। तो इधर अब मैं आपके सामने मैंने वीडियो फॉर्म के अंदर 3 टेस्ट बना दिए जनाब, नॉन एक्टिविटी के हैं तो ज़्यादा है वैसे, लेकिन चलो सारे टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं आपसे। तो इज़ एम आर का यूज़, ठीक है, हैज़, हैव, हैड, विल बी, शैल बी, वॉज, वर, ये सारे अब इनसे मुतल्लिका आपके कुछ टेस्ट हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे लूँ, ठीक है। अब वो टेस्ट हैं तो ज़्यादा, कुछ टेस्ट मैं यहाँ पे आपसे ले लेता हूँ और बाकियों के लिए मैं लिंक्स शेयर कर दूँगा, आप जाके उसे यूट्यूब पे उस लेक्चर्स को ले लीजिएगा। तो अब मैं आपको कुछ टेस्ट यहाँ पे अभी आपसे लेने जा रहा हूँ, तो रेडी हैं आप लोग? ठीक है, 30 सेकंड में जनाब आपको मैं टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब 30 सेकंड में आपसे मुलाकात करते हैं दोबारा, ठीक है, सिर्फ 30 सेकंड्स। जी तो बच्चों, अब मैं आपके सामने ये टेस्ट रखे हैं, अब ज़रा इसे देखिएगा। मैं ये इसे आपके सामने इधर विजिबल करवाता हूँ ताकि आप इसे देख सकें। अब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि ये टोटल टेस्ट जो हैं वो सिर्फ नॉन एक्टिविटी के ऊपर 7 टेस्ट हैं, ठीक है, बल्कि 8 टेस्ट हैं, ठीक है, 8 टेस्ट हैं, लेकिन मैं अभी आपसे टोटल 4 टेस्ट लूँगा। कैसे टेस्ट वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं ना इसमें इज़ एम आर से मुतल्लिक जो नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस को आपने फाइंड करना है उससे मुतल्लिक टेस्ट होंगे, वो मैं आपसे लेता हूँ एक। इसी तरह एक वॉजवर, दूसरा होगा हमारे पास जी हाँ वॉजवर से मुतल्लिका, तीसरा होगा हैज़ हैव से मुतल्लिका, और चौथा विल बी शैल बी से मुतल्लिका। बाकी आपको यूट्यूब से आपने वो सारे के सारे ये देख लेने हैं। तो आइए मैं आपसे अभी टेस्ट नंबर 1 लेने जा रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा मैं नहीं बोलूँगा, वीडियो चल रही होगी और इसमें आपके पास 15 सेकंड्स का टाइम होगा, टाइमर साथ लगा होगा। तो आपने क्या करना है कि साथ ही यहाँ पे फाइंड करते जाएं, देखते जाएं सेंटेंसेस में, और जो आपको गलतियाँ लगती हैं आप उसी वक्त उसको अपने पास पॉइंट आउट कर लीजिएगा, उनका नंबर लिख लीजिएगा और यूट्यूब पे जाके वो वीडियो को दोबारा देख के आप उसमें या मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके कह दीजिएगा कि सर इसमें देखिए ये चीज़ों की गलती है। तो मैं मान लूँगा कि जी हाँ वाकई आपने अच्छे अंदाज से इसको कर लिया। मैं मज़ेदार वाली बात बताऊँ कि मैंने ये सेंटेंसेस सिर्फ़ और सिर्फ इनको ऐसे ही बना दिया और इज़ एम आर से मुतल्लिका ये बनाए और गलतियाँ जानबूझ के बीच में छोड़ दी। वजह ये थी कि आप लोग इनकी गलतियों को से ज़्यादा सबक सीखेंगे और आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी इंश्योर होगी। यहाँ पे भी जब टेस्ट चल रहा होगा तो वो आप पॉज करने का टाइम तो नहीं होगा, इसलिए इसी टाइम के अंदर अंदर आपने सही जो आंसर है उसको चूज़ करना है। लेकिन जो लिखने वाली बात है, कमेंट वाली बात है, बाद में जो कमेंट करने वाली बात है वो आप जब देखेंगे यूट्यूब से हो तो उसके बाद दोबारा मुझे व्हाट्सएप पे या उधर यूट्यूब के कमेंट्स में आप वो ये बात कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1। अब मैं नहीं बोलूँगा, टाइम आपका अब स्टार्ट होगा और आप इसे करना शुरू कर देंगे। मैं ये टेस्ट लगाने के बाद यहाँ से हट जाऊँगा ताकि आप और इस टेस्ट के दरमियान मैं भी हायल ना हूँ। तो योर टेस्ट स्टार्ट्स, फर्स्ट वन नाउ। चलें जी, हो गया स्टार्ट।
सॉरी, मैं बीच में तो नहीं आया। ले जनाबे वाला, आपका ये टेस्ट हो गया ख़त्म। अब डिपेंड करता है कि आपने कितने मार्क्स लिए इसके अंदर, अब ये चीज़ देखी जाएगी। सर टेस्ट नंबर 1 तो हमारा हो चुका। आइए अब टेस्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और टेस्ट नंबर 2 आपके पास होगा वाज वर्ड से मुतल्लिक, और ये मैं टेस्ट नंबर 2 ही लूँगा यहाँ पे। तो जनाबे वाला आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। हो जाए शुरू फिर।
जी जनाबे वाला, इसका जल्दी से आंसर आप निकालें। लो जी, एवी डन हो गया। अब आपका ये सेकंड टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका। अब हम आते हैं थर्ड टेस्ट की तरफ और देखते हैं कि थर्ड टेस्ट आप कैसे परफॉर्म करते हैं। वाज इज़ एम आर हो गया, वाजवर हो गया। अब हैज़ हैव और हैड से मुतलिका आपका टेस्ट होने जा रहा है। अच्छा जी, ये हम आ गए टेस्ट की तरफ। अब योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जी तो जनाबे वाला, टेस्ट नंबर 3 इज़ कंक्लूडेड नाउ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेस्ट नंबर 4, ताकि ये नॉन एक्टिविटी वाला सेक्शन हमारा, यानी 28% इंग्लिश कंप्लीशन का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाए। तो चलें, अब मैं आता हूँ टेस्ट नंबर 4 एंड इट इज़ हेयर। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जी जनाब वाला, आपने ये टेस्ट भी कर लिया और मुझे उम्मीद है कि ये नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ आ गए होंगे एंड यू हैव डन वेरी वेल इंशाल्लाह। अब इसमें कोई भी इशू हुआ मैं फिर दोबारा बता दूं कि यू हैव टू आस्क, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और याद रखें बेटा, ये चीज़ आप प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, वो ये वाली कि हम सिर्फ आपको अच्छे अंदाज से बता सकते हैं, करना आपने है। और प्लीज़ इसको सिर्फ पेपर पास से रिलेटेड मत रखें, आप इसे अपनी ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए ये अच्छे अंदाज से समझ लेना यकीन कीजिए कि आपकी कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा शानदार कर देगा इंशाल्लाह। लेक्चर हमारा ये वाला टोटल 55 to 60 मिनट्स तक था, लेकिन हमने इसको काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया। अब आपके पास जो है वो सिर्फ 5 से 10 मिनट की ब्रेक करते हैं और उसके बाद हम अपने सेशन नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। और सेशन नंबर 2 ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट पे ही जाएगा, चूँकि हमने पहले सेशन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर ली और उसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें इंशाल्लाह समझा दूँगा। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं 5 मिनट के बाद, और 5 मिनट की ब्रेक के बाद दोबारा हम लोग वापस आते हैं जी। ओके जी।